नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर जो आप लोग को होम साइंस में आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो आप लोग को होम साइंस में जो यूनिट नंबर 7 जो आप लोग को सिलेबस में दिया गया है दोस्तों, तो उसका आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे दोस्तों। जो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ये MCQ है दोस्तों। इससे आप लोग को बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये MCQ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग का लेडी सुपरवाइजर का तैयारी चल रहा होगा दोस्तों, और आप लोग को एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है। दोस्तों देखिए कि आप लोग 3 से 4 दिन में आप लोग को एडमिट कार्ड कब आ रहा है। अगर आप लोग 3 से 4 दिन के अंदर एडमिट कार्ड नहीं आया तो सोच लीजिए कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में आप लोग का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसलिए देख लीजिए और 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए झारखंड महिला सुपरवाइजर का कब एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यूनिट नंबर 17 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है दोस्तों। देखिए इसको हम लोग यूनिट नंबर 17 जो बहुत ही लंबा टॉपिक है दोस्तों, जो आप लोगों को इसमें 2 पार्ट में इसका MCQ कराया जाएगा दोस्तों। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 फिर नेक्स्ट डे में डाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 1 में MCQ करते हैं दोस्तों। यूनिट नंबर 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखिए कि किशोरावस्था में विकासात्मक कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? शारीरिक विकास, मानसिक परिपक्वता, आत्म परिभाषा और पहचान का विकास या सामाजिक संपर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आत्म परिभाषा और पहचान का विकास का हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें देखिए क्या है दूसरा प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था के दौरान यौन परिपक्वता का संकेत है। कौन सा है दोस्तों? तो ऊंचाई में वृद्धि, मुहासे, मासिक धर्म की शुरुआत, बालों का गिरना। तो क्या होगा दोस्तों कि कौन सा है जो किशोरावस्था के दौरान परिपक्वता आने लगता है दोस्तों युवा का? तो इसमें कौन सा आने लगता है? तो मासिक धर्म की शुरुआत होने लगता है। क्या होने लगता है? मासिक धर्म की शुरुआत होने लगता है। अब देखिए किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो इस चारों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? जो मानसिक स्वास्थ्य में, तो इसमें देखिए शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, शिक्षा, परिवार और दोस्तों का समर्थन। तो कौन सा भूमिका निभाता है दोस्तों? तो इसमें परिवार और दोस्तों का समर्थन। आगे देखिए क्या है कि किशोरावस्था के दौरान उचित पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। तो किशोरावस्था के दौरान उचित पोषण क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो इसमें रोगों से बचाव के लिए, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, वजन कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि किशोरावस्था में उचित पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों है महत्वपूर्ण? शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है दोस्तों। इसमें देखिए आत्म परिभाषा और पहचान का विकास किस अवस्था में होता है। तो आत्म परिभाषा और पहचान का विकास किस अवस्था में अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? तो ये बचपन में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। तो किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो ये किशोरावस्था में होता है। देखिए थोड़ा लॉन्ग आज का ये यूनिट नंबर 17 में है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था के दौरान मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट के उपयोग में सकारात्मक प्रभाव है। तो कौन है दोस्तों? समय की बर्बादी, शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि, साइबर धमकी, आत्मसम्मान में कमी या शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि। तो इसमें देखिए
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि। अब देखिए, किशोरावस्था के दौरान परिवार के साथ संबंधों का प्रभाव किस पर होता है? तो किस पर होता है दोस्तों? तो मानसिक विकास पर, मानसिक नहीं, शारीरिक विकास है दोस्तों, सॉरी, मानसिक विकास नहीं है, शारीरिक विकास है। क्या उसके बाद क्या है? मानसिक स्वास्थ्य है। उसके बाद क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा है, वित्तीय स्थिति है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आत्म परिभाषा और पहचान का विकास किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? तो किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है दोस्तों? तो यह आक्रामकता से, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति से, या निष्क्रियता से, या निराश से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्म परिभाषा और पहचान का विकास किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? तो ये है आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति से। देखिए, किशोरावस्था में सहपाठियों का प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है? तो किशोरावस्था में सहपाठियों का प्रभाव किस प्रकार हो सकता है दोस्तों? तो शारीरिक विकास को बढ़ावा, सकारात्मक और नकारात्मक, वित्तीय विकास, या सांस्कृतिक पहचान। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सकारात्मक और नकारात्मक हो जाएगा। अब देखिए, किशोरों के लिए कौन सी शारीरिक गतिविधियां स्वस्थ मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है इसमें? केवल वजन बढ़ाना, केवल दौड़ना, केवल व्यायाम और योग, या केवल पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किशोरों के लिए कौन सा शारीरिक गतिविधियों का स्वस्थ मानी जाती है? तो इसमें खेलकूद और व्यायाम और योग को माना जाता है। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार के बहुबुद्धमिता की अवधारणा दी है? तो कितने प्रकार के दिए हैं दोस्तों? 4, 6, 8, 10। तो कितने प्रकार के दिए हैं? तो 8 प्रकार के दिए हैं। देखिए, रचनात्मक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कौन सा? याददाश्त, अनुशासन, मौलिकता, परिश्रम। तो कौन सा है दोस्तों? रचनात्मक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो ये मौलिकता है। क्या है? मौलिकता। अब देखिए, किशोरा अवस्था में रचनात्मक के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? तो कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है दोस्तों? सख्त अनुशासन, अवलोकनात्मक शिक्षण, स्वतंत्र अन्वेषण, रटन विधियाँ। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? किशोरावस्था में रचनात्मक विकास के बढ़ावा के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो इसमें है स्वतंत्र अन्वेषण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, किशोरावस्था की भाषा है। तो इसमें किशोरावस्था की भाषा, सॉरी दोस्तों, इसमें यहाँ 14 नंबर यहाँ से हो जाएगा आप लोग को यहाँ। तो देखिए, किशोरावस्था में भाषा विकास कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? व्याकरण शुद्धता, बोलने की क्षमता, तर्क और विचार विनिमय, या पढ़ने की गति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो तर्क और विचार विनिमय हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, किशोरों की भाषा में अश्लील का उपयोग किसका उदाहरण? तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? अश्लील। तो ये औपचारिक भाषा का है, अनौपचारिक भाषा का है, या तकनीकी भाषा, या साहित्यिक भाषा है? तो ये कैसी भाषा है दोस्तों? ये अनौपचारिक भाषा है। आगे देखिए,
देखिए क्या है कि किशोरावस्था में भाषा का विकास सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो किस पर पड़ता है, देखिए ऑप्शन में क्या है, शारीरिक विकास है, सामाजिक संपर्क है, भावनात्मक विकास है और मनोवैज्ञानिक तनाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क। देखिए किशोरावस्था में द्विध भाषावाद के फायदे क्या हो सकते हैं, तो फायदे क्या हो सकते हैं दोस्तों, केवल एक भाषा में महारत, संज्ञानात्मक लचीलापन, भाषा में असफलता, संचार में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संज्ञानात्मक लचीलापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए किशोरावस्था में नैतिकता का कौन सा स्तर देखा जा सकता है, तो कौन सा स्तर देखा जा सकता है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर या उत्तर पारंपरिक स्तर या प्रारंभिक स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारंपरिक स्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए किशोरावस्था में नैतिक विकास के लिए किसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है, तो किसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है दोस्तों, माता पिता का, शिक्षक का, सहपाठी का, मीडिया का। तो किसका सहयोग होता है, सबसे बड़ा प्रभाव तो इसमें होता है आप लोग को सहपाठियों का होता है। अब देखिए किशोरावस्था में नैतिक द्वंद का सामना करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न में क्या है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का उत्तर पारस्परिक स्तर किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, व्यक्तिगत लाभ से है, सामाजिक अनुबंध से है, धार्मिक आस्था से है, कानूनी नियम से है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है आप लोग को सामाजिक अनुबंध से। देखिए उत्तरार्ध वयस्कता के दौरान निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक परिवर्तन सामान्य रूप से देखा जाता है, तो किस में देखा जाता है दोस्तों, वजन में वृद्धि, सुनने की क्षमता में कमी, बालों का काला होना, मांसपेशियों की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुनने की क्षमता में कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए वयस्कता में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व अत्यंत आवश्यक है, तो कौन सा तत्व अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, नियमित शारीरिक व्यायाम, केवल स्वास्थ्य आहार, मानसिक विश्राम, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी जरूरी है दोस्तों, आवश्यक है। वित्तीय नियमित शारीरिक व्यायाम, केवल स्वस्थ आहार, मानसिक विश्राम, उपरोक्त में सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। देखिए वैक्सों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन है दोस्तों, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन। तो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कौन सा है, तो ये आप लोग को कार्बोहाइड्रेट है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वैक्सों में अस्थि अस्थि स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, सी है और विटामिन डी है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये विटामिन डी। देखिए वैक्सों
में तनाव प्रबंधन के लिए कौन सा अभ्यास महत्वपूर्ण है? कौन सा अभ्यास महत्वपूर्ण है? योग है, जल्दी सोना है, केवल पौष्टिक भोजन है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, टीवी देखना है, या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्या वयस्कों के लिए स्वस्थ जीवन शैली में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख है? तो कौन सा प्रमुख है दोस्तों? धूम्रपान करना, संतुलित आहार लेना, अधिक चीनी का सेवन, शराब का सेवन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार लेना। देखिए वयस्कता के दौरान मानसिक भलाई के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ये है आप लोग को सामाजिक समर्थन, अकेलेपन का अनुभव, भावनात्मक अनिश्चितता, खान पान की लापरवाही। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये सामाजिक समर्थन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सामाजिक और भावनात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? थ्योरी ऑफ माइंड का अर्थ, तो इसका देखिए व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि दूसरों के मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता, भावनात्मक संबंधों का विकास, बच्चों में नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे की मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता हो जाएगा। देखिए विभिन्न भूमिकाओं और रिश्तों में विविधता का महत्व किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है दोस्तों? इसमें देखिए समाज में लिंग आधारित भूमिकाओं को मजबूत करता है, यह विभिन्न जीवन परिस्थितियों में व्यक्तियों को अनुकूलन में सहायता करता है, यह केवल पारिवारिक संरचनाओं में उपयोगी होता है, या यह मानव विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह विभिन्न जीवन परिस्थितियों और व्यक्तियों को अनुकूलन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि विवाह में समकालीन प्रवृत्तियों में कौन सी प्रवृत्ति सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो कौन सी सबसे अधिक देखने के लिए मिलती है दोस्तों विवाह में समकालीन प्रवृत्तियों में? तो इसमें सहमति पूर्ण विवाह का प्रचलन, प्रेम विवाह का कम होना, पहले विवाह की आयु में वृद्धि। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो इसमें है बहु पत्नी प्रथा और पुनरुद्धार। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले विवाह की आयु में वृद्धि। देखिए किस प्रकार के पेरेंटिंग शैली बच्चों के लिए सबसे अधिक सहायक होती है? तो किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो अधिकारवादी, उदार, अनुदार, सहभागी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो सहभागी हो जाएगा। देखिए संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? शारीरिक गतिविधि, सामाजिक संपर्क, आहार, मानसिक की संरचना। तो क्या माना जाता है दोस्तों इसमें? तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें माना जाता है सामाजिक संपर्क। देखिए वर्तमान समाज में लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी दृष्टिकोण क्या है? तो जो लिव इन रिलेशनशिप जो कानूनी दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? जिसमें यह पूर्णतः अवैध है, यह केवल शहरी क्षेत्रों में स्वीकार है, यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में
मान्यता प्राप्त हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो ये केवल कानूनी रूप से मान्यता है दोस्तों। कौन? लिव इन रिलेशनशिप। इसीलिए आज के शहरों में जाकर सभी कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है दोस्तों। देखिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए। देखिए, विवाहित दंपति में संज्ञानात्मक असहमति किस कारक में सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं? तो आर्थिक तनाव में, शारीरिक स्वास्थ्य में, संचार की कमी में, समान शौक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संचार की कमी में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा लॉन्ग है दोस्तों, इसीलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट दिए। तो इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे में आप लोग को जरूर मिलेगा। चलिए, थैंक यू।